हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम नंदिनी मैम। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम आजकल पढ़ रहे हैं अपना ड्रग एक्टिंग ऑन अ डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्बोनेटिव एंड एपेटाइटिस स्टिमुलेंट का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ। आई थिंक स्टूडेंट्स आपने देखा होगा। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट। कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी जो हमारी ड्रग्स हैं वो यूज़ में आती हैं, क्या यूजेस हैं और हमारा पेप्टिक अल्सर होने के क्या क्या रीज़न है। तो ऑल ओवर टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि पेप्टिक अल्सर हम किसे कह सकते हैं। नाम से ही जैसा कि आपको पता चल रहा है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर मतलब कि जब हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें कोई अल्सर हो जाता है। अब अल्सर क्या क्यों होता है कि जब हमारे HCl का सिक्रेशन हमारे स्टमक में ज़्यादा होने लगता है, हमें इरिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन वही चीज़ें जब डे बाय डे ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती निक्रीज़ होती जाती हैं तो वो धीरे धीरे जा कर के अल्सर का रूप ले लेती हैं। तो उसको हम बोल देते हैं पेप्टिक अल्सर। सो अब हम डिफिनीशन की बात करें तो पेप्टिक अल्सर आर द एरियाज ऑफ द डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक्सपोज टू द एसिड पेप्टिक सिक्रीशन। वही बात है, जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो म्यूकोसा है वहाँ पे जो सेल पाई जाती हैं, अब वहाँ पे तो HCl का एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है और उस HCl के कारण जो हमारी म्यूकोसल वॉल है उसमें नेक्रोसिस, जो आसपास की जो वॉल के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, जिसके कारण हमें जो है वो अल्सर प्रोड्यूस हो जाता है। और जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल की ट्रैक में जो म्यूकोसल वॉल है, जब वो खराब होने लगती है, वहाँ पे जो सेल हैं वो डैमेज होने लगती हैं, तो ऐसे अल्सर को हम बोल देते हैं जो हमारा है पेप्टिक अल्सर। द टर्म पेप्टिक अल्सर डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच देयर द डिसकंटिन्यूटी ऑफ इंटायर थिकनेस ऑफ द गैस्ट्रिक और duodenal mucosa इज द persist into the gastric juices। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा टर्म है पेप्टिक अल्सर वो अराइज कैसे हुआ, क्यों हमने पेप्टिक अल्सर का नाम दिया। तो जब हमारा डिसकंटिन्यूशन होने लगता है, मतलब जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी जो म्यूकोसा है, मेनली जो उसका ड्यूडिनल पार्ट होता है, वहाँ पे जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज कर रहे होते हैं, अब वो हमारे एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होने लगते हैं, उनका डिपोजिशन होने लगता है। तो जो हमारी म्यूकोसल वॉल की सेल हैं उनमें डीजनरेशन होने लगता है, मतलब वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाती हैं और जिसके कारण वो वहाँ पे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और वहाँ पे जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं और उसको हम बोल देते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड द डिपेप्सिया, जिसको हम डिपेप्सिया के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर को हम मेनली कोई भी डिजीज होती है उसको हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक तो वो हमारी प्राइमरी स्टेज होती है, जब हम डिजीज को मेडिसिन वगैरह लेकर के कुछ हल्के फुल्के ट्रीटमेंट लेकर के ट्रीट कर सकते हैं, तो वो हमारी एक्यूट स्टेज होती है। और क्रोनिक हमारी वो स्टेज हो जाती है जब हमारी डिजीज़ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, यानी कि काफ़ी लंबे समय से कोई चीज़ अगर चली आ रही है और वो अपने समय पे हमने उसको ट्रीट नहीं किया है तो उस कंडीशन को हम क्रोनिक कंडीशन बोल देते हैं। तो पेप्टिक अल्सर के केस में भी यही होता है कि एक हमारी प्राइमरी स्टेज होती है जिसे हम एक्यूट स्ट्रेस कल्सर भी बोलते हैं, जिसमें हमारे मल्टीपल स्मॉल म्यूकोसल इरोजन हो जाता है, जो मतलब हमारी म्यूकोसा की जो वॉल्स हैं वहाँ पे मल्टीपल इरोजन होने लगता है, वहाँ की सेल वॉल हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। और जो क्रोनिक अल्सर होता है, अब क्या होता है कि ये वॉल से बढ़कर म्यूकोसा की जो आसपास का एरिया था उससे बढ़ करके अब ये अंदर के पेनिट्रेट होने लगा और अंदर के जो हमारी इंटेस्टाइनल की वॉल और ऑर्गन थे उन पे जा करके अपना इफेक्ट देने लगा। तो इसको हम गैस्ट्रिक या फिर ड्यूडेनल अल्सर बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारे ड्यूडेनम पार्ट में जा करके प्रॉब्लम अराइज होती है और ड्यूडेनम के पार्ट को ये डैमेज करने लगती है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होने लगता है और हमारा अल्सर प्रोड्यूस होता है। तो क्रोनिक अल्सर हमारा ड्यूडेनम या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हम इसको बोलते हैं। इटियोलॉजी की बात करते हैं कि जब हमारा पेप्टिक अल्सर है तो इसकी इटियोलॉजी क्या होती है।
अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर। इसके कुछ हमारे एग्रेसिव एंड कुछ डिफेंसिव फैक्टर हैं जिनके बीच में हमारा इम्बैलेंस मतलब एक बैलेंस लूज हो जाता है और तभी हमारा जो है वो पेप्टिक अल्सर राइज होने लगता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर एक्यूट अल्सर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, सॉरी स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकली कुछ स्ट्रेस हो सकता है, कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, शॉक के कारण हो सकता है, कोई सीवियर ट्रॉमा या इंजरी हो गई है जिसके कारण भी हमारे पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ड्रग्स एंड द लोकल इरिटेंट्स जो हमें बॉडी में जा कर के लोकल इरिटेंट्स देती हैं, वो भी ड्रग्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा दे रही हैं या फिर पेप्टिक अल्सर उनके कारण जो है वो होने लगता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाती हैं तो इम्बैलेंस कॉज कर देती हैं जिससे हमारे एगेंसिव इन्फेक्ट हमारे डिफेंसिव फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इनके बीच में इम्बैलेंस कॉज हो जाता है। अब क्रोनिक अल्सर के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये तो हमने बात करी एक्यूट यानी कि जब प्राइमरी स्टेज थी अल्सर की तो कौन कौन से फैक्टर थे। अब क्रोनिक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या क्या है। मल्टीफैक्टोरल इन द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एच पाइलोरी इन्फेक्शन। आपको पता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एच पाइलोरी का पूरा नाम है। ये एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी की इंटेस्टाइन में म्यूकोसा में जा करके धीरे धीरे हमारी वॉल्स को डैमेज करने लगता है, म्यूकोसा में इन्फेक्शन कॉज करने लगता है और वो हमारा जो है अल्सर का रूप ले लेता है जा करके, अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलता रहा और हमने इसको इलाज ना किया तो। एसिड पेप्सिन सिक्रीशन, जो हमारी म्यूकोसल वॉल है वहाँ पे अगर एसिड और पेप्सिन का सिक्रीशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है या फिर म्यूकोस का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगा है तो भी, या फिर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है तो भी, ये ऐसे रीज़न है जो कि धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और एक टाइम बाद हमें क्रॉनिक कंडीशन देखने को मिलती है और जिसके कारण हमारा जो पेप्टिक अल्सर है वो हमारे ड्यूडेनल पार्ट में अराइज हो जाता है। इसमें भी हमारे लोकल इरिटेंट्स, कुछ डाइटरी फैक्टर्स या कि डे टू डे लाइफ स्टाइल जीने के लिए जो भी चीज़ें हम खा पी रहे हैं, अपनी हेल्थ को अपने डाइट को लेकर के अगर हम कॉन्शियस नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया है तो हम देख सकते हैं। फिजियोलॉजिकल, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ हमारी ऐसे मिसलेनियस फैक्टर्स हैं यानी कि जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में जा करके हमें अल्सर के रीज़न को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे अल्सर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, कुछ रेडिएशंस भी होती हैं, कीमोथेरेपी के कारण भी हम कुछ ऐसी ड्रग्स या सप्लीमेंट्स लेते हैं जिनके कारण हमें अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ आइडियोपैथिक चीज़ें भी होती हैं, वैस्कुलर इन्फ्लुएंसी हो सकती है, सिगरेट स्मोकिंग या फिर कोई ऐसी अल्कोहलिक की कोई कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनका इफ़ेक्ट लीवर पे पड़ता है और लीवर भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इन्फेक्शन बढ़ करके किसी भी रूप में हमें पेप्टिक अल्सर के रूप में हमारे सामने आ सकता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है या फिर हाइपर एसिडिटी कि जब हमारी बॉडी में HCl का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है तो वो धीरे धीरे जा कर के हमारी वॉल्स को डैमेज करता है, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण हमारा पेप्टिक अल्सर की जो डिजीज़ है वो हो जाती है और हमें बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देती है और हमारा पेप्टिक अल्सर जो है वो हो तो जाता है और वो एक क्रोनिक कंडीशन का रूप ले लेता है। सो ये हुआ, हमने आज पढ़ा पेप्टिक अल्सर के बारे में। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। थैंक यू क्लास।